गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िज़िक्स, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज में फ़िज़िक्स में हूँ। मैं आज आपके लिए नया एक वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ। ये जो मैंने टॉपिक लिया है ये बीएससी फाइनल का पेपर 2 का यूनिट 2 का पोर्शन है कि लेंजविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पैरामैग्नेटिज्म के बारे में बताया था। पैरामैग्नेटिज्म क्या है? ये चुंबकीय पदार्थ की ऐसी प्रकृति है जिसमें कणों की संख्या जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑड होती है। ऑड होने के कारण क्या होता है, इनमें एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है और एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन हमेशा इसमें उपस्थित रहता है, जिससे कि इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है शून्य होता है। इसका मतलब जब इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट शून्य, इसका मतलब तब तक कि चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। अब अगर ऐसे सब्सटेंस को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाए, जैसे ये पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो ये इनमें एक प्रकार इसमें जब चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो इनमें थर्मल एजिटेशन, एक तो पदार्थ जो होता है क्षेत्र की दिशा में लाने का, अलाइन होने का प्रयास करता है, लेकिन इसमें कुछ कण थर्मल एजिटेशन जो होते हैं इस अलाइनमेंट का विरोध करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर में परिवर्तन आता है बाद में वो जो कण होते हैं वो किसी एक दिशा में की ओर अलाइन हो जाते हैं, एक दिशा की ओर संरेखित हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वे पदार्थ होते हैं जो क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर अल्प चुंबकत्व लेकिन क्षेत्र की दिशा में प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनका ये कण जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में बार बार संरेखित होने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके आपसी ऊष्मीय प्रक्षोभ जो होता है इसका विरोध करता है, लेकिन फाइनली वो कण जो होते हैं क्षेत्र की दिशा में प्राप्त हो जाते हैं। अगर कोई पदार्थ है, इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कि जो पोटेंशियल एनर्जी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको U = mb cos थीटा के फॉर्म में हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है और m उसका चुंबकीय आघूर्ण है। cos थीटा क्या है कि कण जो कुल चुंबकीय आघूर्ण है उस दिशा में है जहाँ पर क्षेत्र की ओर है। ये चुंबकीय आघूर्ण, इस फील्ड में बहुत सारे छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट हैं। ये एटॉमिक मैग्नेट क्षेत्र के साथ चल रहे हैं, उसका जो घटक होगा वो b cos थीटा के फॉर्म में हमको प्राप्त होता है। तो बहुत सारे मैग्नेटिक डायपोल या एटॉमिक मैग्नेट का समूह है जिसका जो ग्रुप बनता है वो किसी एक दिशा में जा रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्र की दिशा में ही इसका एक कंपोनेंट प्राप्त होता है। तो टोटल जो चुंबकीय आघूर्ण है वो mb cos थीटा के रूप में हमको पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होती है। अब कण का अगर n इकाई आयतन में अणुओं की संख्या है तो कण के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, कण कहाँ उपस्थित होगा उसकी प्रोबेबिलिटी प्रदर्शित करने के लिए बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ का हम यूज़ करते हैं, और उसके आधार पर हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो पाई जाती है, कण को पाए जाने की जो प्रायिकता होती है उसका मान e⁻⁻u/kT के बराबर है। u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है कण की, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब अगर कण थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच में कहीं पर है, अब उस कण को पाए जाने की प्रायिकता कहाँ प्राप्त हो रही है? e⁻⁻u/kT। इसका मतलब अगर कुल अणुओं की संख्या अगर dn है तो dn को हम कैसे लिखेंगे? a × e⁻mb cos θ/kT × dω। यहाँ पर a क्या हो गया? प्रोपोगेशन कांस्टेंट, समानुपातिक नियतांक। m कण का मैग्नेटिक चुंबकीय आघूर्ण, b क्षेत्र हो गया, cos थीटा कण का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो कंपोनेंट है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर और dω सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब कण अगर किसी बिंदु पर स्थित है, पीछे बढ़ाए जाने पर जहाँ कण मिलते हैं, तो अगर हमारे पास एक इस प्रकार का कोण है जिसमें एक डिस्टेंस जो है वो r दिया हुआ है, r हमने माना हुआ है, तो पहला जो है कोण बन रहा है केंद्र पर, इसका ये कोण थीटा है और इसका जो छोटा कोण बन रहा है वो d थीटा के फॉर्म में है। तो थीटा और d थीटा का जो सम्मिलित कोण है उसको पीछे बढ़ाए जाने पर वो जहाँ मिल रहा है वो dω के फॉर्म में है। तो इस प्रकार जो dω क्या है? इस पूरे में प्राप्त होने वाला आयतन और बीच की इसका दूरी, बीच का जो एरिया है वो, तो इस पूरा जो मान लीजिए ये पॉइंट ABC है, इस ACB अगर हम लेते हैं इसको, तो इस पूरे एरिया में जो सॉलिड एंगल बन रहा है उसको हम कैसे निकालेंगे? इस पूरे का परिधि निकाल लेंगे 2πr sin थीटा, और बीच का जो गैप है, बीच का गैप किस फॉर्म में आ रहा है? ये r d थीटा के फॉर्म में आ रहा है। तो dω किसके बराबर हो गया? 2πr sin थीटा × r d थीटा /r²। बीच का जो डिस्टेंस है r उसके बराबर। इसका मतलब हमारे पास कोणीय जो घनकोण आया dω किसके बराबर आ गया? 2π sin थीटा d थीटा के बराबर। थीटा और डी थीटा के बीच बनने वाला कुल घनकोण का मान हमको प्राप्त हो गया। अब हम इसमें कुल संख्या निकालें। अगर इकाई आयतन में अणुओं की संख्या n है तो dn का मान हम कैसे निकालें? dn हमारे पास था
AEMB cos थीटा अपॉन KT इंटू डी ओमेगा। डी ओमेगा का मान हमने चित्र से निकाल लिया। इस डी ओमेगा के मान को हम यहाँ समीकरण 1 में सब्सटीट्यूट करें तो क्या आ जाएगा, DN इक्वल टू, यहाँ पर डी ओमेगा के प्लेस में क्या रख रहे हैं, डी ओमेगा का मान रख रहे हैं, तो DN इक्वल टू आ गया AEMB cos थीटा अपॉन KT, आपके पास ऑलरेडी था। डी ओमेगा का मान आपने अभी निकाला 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, चूँकि ये जो कण है ये क्षेत्र की दिशा के की ओर चल रहा है, कि कंपोनेंट के फॉर्म में है, इससे जब साइन थीटा आपके पास कोण इसका एक कंपोनेंट फॉर्म प्राप्त हो रहा है, इसे जब हम इसका एंगल लेंगे तो मैक्सिमम एंगल कितना ले सकते हैं, 0 to पाई। तो 0 to पाई अगर हमने ये कुल अणुओं की संख्या थी, हम एकांक आयतन में कण की संख्या निकाल DN से N हो जाएगा, N लेंगे तो पूरा एरिया लेंगे, तो 0 to पाई 2 पाई A e टू द पावर MB cos थीटा अपॉन KT इंटू साइन थीटा डी थीटा। जो हमारे पास हमने क्या किया है, पहले कुल पूरे जो एरिया था उसमें कुल कणों की संख्या निकाली, उसके बाद उसमें एक कण की संख्या निकाली। एक कण की संख्या निकालने पर DN से हमने N लिया, N लेने पर जो अगर हम उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमको एरिया देखना पड़ेगा, तो वो एरिया किस फॉर्म में आ गया, 0 to पाई। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ से 0 to पाई, यहाँ से केवल हम A निकाल रहे हैं। A क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। A का मान निकाला तो सारे कंपोनेंट, A के साथ जो कंपोनेंट क्या जुड़ा हुआ है, 2 पाई इंटू ई टू द पावर MB cos थीटा अपॉन KT इंटू साइन थीटा डी थीटा, सारा कंपोनेंट A के साथ जुड़ा हुआ है। A की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए पूरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आ गया हमारे पास A की वैल्यू N अपॉन ये पूरा कंपोनेंट नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। अब इस A की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं DN में, DN में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2N में। देखिए ये A निकल गया। अब इस A के मान को कहाँ सब्स्टिट्यूट करें, जहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, DN इक्वल टू A इंटू अनदर A इंटू ई टू द पावर MB cos थीटा अपॉन KT इंटू 2 पाई इंटू साइन थीटा डी थीटा। हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, A का मान। अब इस A के मान को हम यहीं पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब ये सब्स्टिट्यूट हम करते हैं तो हमारे पास आ गया, जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करते ही हमने यहाँ पर इसका मान रखा, DN आ गया N इंटू ई टू द पावर MB cos थीटा अपॉन KT इंटू साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, देखिए पूरे एज इट इज़ पूरे फंक्शन को उठाकर हमने यहाँ पर ले लिया, कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ पर A लिखा हुआ है। वो मान, ये जो इक्वेशन मिल गया हमको, इसको हमने मान लिया कि इक्वेशन नंबर 3 है। अभी हमने 3 इक्वेशन निकाले हैं। कौन कौन से, पहला निकाला है DN जहाँ पर कुल संख्याओं के फॉर्म में है, दूसरे DN में जहाँ पर डी ओमेगा आ गया है, डी ओमेगा का मान निकाला है, और तीसरे में A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके DN का मान मिला। अब इस पूरे वैल्यू को अगर अब हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो कण है पूरे के पूरे सभी संपूर्ण कण जो हैं क्षेत्र की दिशा में अलाइन हो चुके हैं, और उस अवस्था में इकाई आयतन की जो चुंबकन तीव्रता होती है उसको हम I से व्यक्त करते हैं, और I का मान किसके बराबर होता है, कुल चुंबकीय आघूर्ण का जो घटक लिया गया है क्षेत्र की दिशा में। तो संपूर्ण चुंबकन तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन तीव्रता जो कि टोटल चुंबकीय आघूर्ण है जो कि किसी एक दिशा में लिया गया है, जो क्षेत्र की दिशा है उस दिशा में कण अलाइन होते हैं। तो चुंबकन तीव्रता जो होगी इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। इस I का मान किसके बराबर हो गया, 0 to पाई M cos थीटा DN। 0 to पाई ले रहे हैं क्योंकि सभी कण जो हैं एक दिशा की ओर अलाइन हो रहा है। वो दिशा कौन सी है, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में कण की दिशा हो रही है। तो 0 to पाई M cos थीटा DN का मान आपके पास ये आ चुका है। इस DN के मान को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको हमने समीकरण नंबर x मान लिया है। इस DN की वैल्यू को समीकरण नंबर x में सब्स्टिट्यूट किया। अब देखिए सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास क्या है, I इक्वल टू M cos थीटा DN। अब इसका मान DN का मान ये है, ये मान हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। इक्वेशन आया 0 to पाई M cos की पूरा। अब ये पूरा DN को आपको कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, जब हम इसको इस प्रकार यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ रहा है N 0 to पाई M cos थीटा e टू द पावर MB cos थीटा अपॉन KT इंटू साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 0 to पाई E MB cos थीटा अपॉन KT साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इस DN की वैल्यू को हमने यहाँ I, जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एकांक आयतन की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की। अब ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिख रहा है इसलिए कुछ सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन क्या ले रहे हैं हम, एम बी अपॉन के टी को मान लिया हमने ए, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन लिया कॉस थीटा को ले लिया एक्स। जैसे हम कॉस थीटा को एक्स लेते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन 3 हो गए, एक हमने लिया एम बी अपॉन के टी को ए, दूसरा लिया कॉस थीटा की वैल्यू एक्स, और तीसरा लिया जहाँ माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी एक्स। जब आप थीटा में की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो जो पाई है ये इस पर चेंज आ जाएगा, ये मान हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। आई इक्वल टू आ गया एन, यहाँ का एम बाहर आ गया एन एम, एम उधर ले लिया कॉस थीटा का मान आपने रखा है एक्स, ई टू द पावर एम बी कॉस थीटा ये आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स। दूसरा साइन थीटा का लिया तो ये आ जाएगा माइनस डी एक्स। नीचे आइए, नीचे के लिए आ जाए, अच्छा लिमिट इसकी जो रहेगी क्योंकि थीटा आ चुका है इसलिए माइनस मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम जाएगी तो -1 to +1 हो जाएगी। नीचे आइए, ई टू द पावर एम बी, इसको कॉस थीटा इसको आपने लिखा ई टू द पावर ए एक्स, और ये हो गया माइनस डी एक्स। ठीक है, सर हम सब्स्टिट्यूशन किस चीज़ का ले रहे हैं, एम बी अपॉन के टी इक्वल टू ए और कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, उसको डिफ्रेंशिएट करके जो वैल्यू ली, ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड जो इंटीग्रेशन है इसमें कन्वर्ट हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, आगे ले लिया इसको तो ये आ गया एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे इसको और कैलकुलेशन करते हैं। अब हमने अगले उसी स्टेप को आगे लिया, इसको आई इक्वल टू कितना आ गया एन एम एक्स ई एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, लिमिट -1 से 1। डिनोमिनेटर में आइए तो ये आ जाएगा ई ए एक्स अपॉन ए 1 to -1। अब इसको और सिंप्लीफाई करते चलिए, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आया एन एम। यहाँ पर चूँकि आपको 1 और -1 की लिमिट है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल रहे हैं आप, तो ये आ जाएगा यहाँ जब इंटीग्रेट आफ्टर इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन के बाद जब वैल्यू रखते हैं ये आएगा ई टू द पावर ए प्लस ई टू द पावर माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए। सेकंड के लिए आ गया ई टू द पावर माइनस ए माइनस ई टू द पावर माइनस ए, एक मिनट, ई टू द पावर ए माइनस ई टू द पावर माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई टू द पावर ए माइनस ई टू द पावर ए अपॉन ए। सारी वैल्यू को हम रख करके धीरे धीरे, क्योंकि ये हम उसके इंटीग्रेशन करने के बाद जो लिमिट है उसको सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। इसका आगे और आगे सिंप्लीफिकेशन किया हमने तो हमारे ये वाला टर्म तो बाद में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच रहा है, ध्यान से दे, ये कैलकुलेशन आप बहुत ध्यान से करेंगे, ये नीचे का टर्म ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ये बच रहा है ई टू द पावर ए प्लस ई टू द पावर माइनस ए डिवाइडेड बाई ई टू द पावर ए माइनस ई टू द पावर माइनस ए बाई 1 अपॉन ए, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया, देखिए ई टू द पावर ए प्लस ई टू द पावर माइनस ए, डिनोमिनेटर में क्या आया ई टू द पावर ए माइनस ई टू द पावर माइनस ए -1 अपॉन ए, इसको विच इज़ इक्वल टू कितना हो गया एन एम। ब्रैकेट की जो क्वांटिटी आ रही है ध्यान से देखिए, ये क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू है कॉट ऑफ हाइपरबोलिक ए, ई टू द पावर ए प्लस ई टू द पावर माइनस ए डिवाइडेड बाई ई टू द पावर ए माइनस ई टू द पावर माइनस ए को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट हाइपरबोलिक ए। तो ये आई कितना बन गया, आई इक्वल टू आ गया एन एम इंटू कॉट हाइपरबोलिक ए माइनस ए। अब अगर हम एन एम मिल गया, इसका मतलब हमारे पास इस समय मैक्सिमम सैचुरेशन की कंडीशन आ गई, जहाँ तक सारे के सभी कण एक दिशा में अलाइन हो गए, मतलब प्रबल जितने चुंबकत्व था दिशा की ओर आ गया और सैचुरेशन की पोजीशन आ गई। इसलिए हम I0 को संतृप्त अवस्था की तीव्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो I इक्वल टू क्या आ गया, I0 NM के बराबर हमने क्या ले लिया, I0। और ये क्या बन गया, इक्वेशन क्या बना, I इक्वल टू I0 कॉट हाइपरबोलिक A -1 अपॉन A, जहाँ I0 क्या है, सैचुरेशन की स्थिति। सैचुरेशन किसको बोलते हैं, जब सभी कण दिशा की ओर मैक्सिमम कण प्राप्त हो जाते, संतृप्त अवस्था जहाँ आ जाती है वो सैचुरेशन की पोजीशन होती है। तो यहाँ पर आ गया ये जो वैल्यू है I इक्वल टू I0 कॉट हाइपरबोलिक A -1/A। इस फंक्शन को हम कहते हैं लेंजविन फंक्शन, और इस लेंज को हम LA से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी हम एनालिसिस करते हैं। मान लिए पहली कंडीशन हमने, अगर A/MB/KT जो है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लार्ज है। ये लार्ज होने से क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो प्रबल चुंबक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन जो टेम्परेचर उस पर है वो अत्यंत कम होगा। जब ये क्वांटिटी बढ़ गई, टेम्परेचर लो हो गया और फील्ड स्ट्रॉन्ग है, उस अवस्था में क्या होगा
कि कॉट हाइपरबोलिक ए माइनस 1/a जो है इट इज टेंड्स टू 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि mb/kt का मान बहुत ज़्यादा है। जैसे ही ये फंक्शन 1 हुआ, इसका मतलब इट इज़ इक्वल टू 1, तो i इक्वल टू I0, यानी इस अवस्था में संतृप्त चुंबकत्व हमको प्राप्त हो जाता है। सेकेंड कंडीशन लें कि इसके विपरीत, पहली बार में हमने लार्ज ले लिया तो हमने मान लिया कि a इक्वल टू mb/kt बहुत कम है, स्मॉल है। स्मॉल होने पर क्या होगा, जहाँ टेम्परेचर पहले ज़्यादा था, टेम्परेचर कम था, तब टेम्परेचर बढ़ गया, और बी जो पहले स्ट्रॉन्ग थी, प्रबल थी, वो क्षीण हो गई, कम हो गई। तो अब a इक्वल टू mb/kt स्मॉल हो गया। स्मॉल होने से क्या हुआ, अब कैलकुलेशन में देखिए ये जो वैल्यू है ये कम हो गई। अब क्या होगा इससे, EA का मान आप निकालिए, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज़ है, इससे आपने मान निकाला EA 1 + a² 2 + a³ 3 एंड सो ऑन। ये e⁻x के फॉर्म में आपने एक्सपेंड कर दिया। सिमिलरली माइनस है तो क्या होता है, माइनस में अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन आते जाते हैं, उसको आपने सिंप्लीफाई किया। अब इस कॉट हाइपरबोलिक की जो इक्वेशन है, इसको आप एक कंपोनेंट के फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन करके देखिए कि अगर a का मान mb/kt को लो रखते, कम रखते हैं तो क्या होता है। जब हम ये मान रख के सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके जो a के हायर पावर होते हैं उनको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि a का मान बहुत कम है, इसलिए इसके सारे हायर पावर को हम नेगलेक्ट कर देंगे। हायर पावर को नेगलेक्ट करके हम सिंप्लीफिकेशन करें तो ये आ जाएगा e⁻a प्लस e⁻−a डिवाइडेड बाय e⁻a माइनस e⁻−a -1/a। ये सब सिंप्लीफिकेशन, सारे हायर पावर हटा दिए तो ये बन गया 1/a 1 + a² 3 -1/a, या फिर स्क्वायर है, इसको फिर हटा दिया, यहाँ बन गया a/3। फाइनली क्या बन गया हमारे पास कि ये जो वैल्यू आई ये a/3। a का मान सब्स्टिट्यूट करें, a हमने क्या माना था mb/kt, तो i का मान हमारे पास क्या हो गया, ये सिंपली जब हमने लो लिया है, जब a इक्वल टू mb/kt कम है, स्मॉल है, उस अवस्था में a का मान कितना प्राप्त हो गया, a/1/3 हो गया उसका, यानी कि i इक्वल टू कितना हो गया, I0 mb/3kt। अब यहाँ से I0 का मान रख लें। I0 हमने पहले माना हुआ था nm के बराबर, तो nm mb/kt, ये हो गया nm² b/3kt, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है b इक्वल टू μh होता है, b का मान फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो i इक्वल टू आ गया nm² μh/3kt। साथ ही आपको ये भी जानकारी है कि i इज़ प्रोपोर्शनल टू h। i का मान अगर h के प्रोपोर्शनल है तो i प्रोपोर्शनल हटाया तो जो कांस्टेंट हुआ वो क्या है, काई। काई क्या होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। काई का मान निकाल लें, काई इक्वल टू हो जाएगा I/h। काई का मान आया I/h। अब ये मान सब्स्टिट्यूट किया हमने तो ये आ गया, i का मान ये है और ये h, यहाँ से h कैंसिल हो गया, ये बच गया काई इक्वल टू आ गया nm² μ/3kt। इसका मतलब आप देख रहे हैं जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, काई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। इसका मतलब है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये हमेशा इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ये इसका मान बढ़ जाएगा, और इसलिए ये क्षेत्र की दिशा में रखे जाए, और ये म्यू मतलब बी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब ये कण जो है क्षेत्र की दिशा में रखे जा रहे हैं, लेकिन कम चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे क्या किया कि nm² म्यू और 3k, ये जो पूरा पोर्शन है इधर का nm² म्यू 3k, इसको बराबर ले लिया, एक c के बराबर लिखा, और c को हम यहाँ पर कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी नियतांक। तो ये आ गया काई इक्वल टू c/t। काई का मान आ गया c/t, जहाँ c क्या है, क्यूरी नियतांक। तो इस प्रकार अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है t के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर जो I0 की स्थिति प्राप्त हो जाती है, यानी सभी कण किसी एक दिशा में अलाइन हो जाते हैं, और किस दिशा में, क्षेत्र की दिशा में। इसलिए ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में लेकिन अल्प चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।